हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ की स्टडी की और उनमें अपने रिलेशन ड्राइव किया और क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लो क्या होता है और क्यूरी टेम्परेचर की अपन ने स्टडी की। और साथ साथ में अपन ने क्या है कि जो डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो हैं इनमें अपन ने डिफरेंसेस भी बताए। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ डिफरेंसेस और हैं वो आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पे मैं लेता हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यहां लेते हैं बच्चों अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और यहां पे अपन लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट, when they are placed in non-uniform magnetic field। पहला है बच्चों, जब इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, when they are placed in नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो दे मूव फ्रॉम हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे ये हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस केस में क्या होंगे, दे मूव फ्रॉम लो टू हाई, मूव टुवर्ड्स लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। स्लोली ये धीरे धीरे क्या करेंगे, लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करेंगे। और फेरोमैग्नेटिक भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, फास्टली दे मूव टुवर्ड्स लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड फास्टली। दे मूव टुवर्ड्स लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड फास्टली। सेकंड डिफरेंस देखो बच्चों, when the rod is suspended in uniform magnetic field, when the rod is suspended इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये क्या होंगे, ये जो रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। दिस रोड इज ओरिएंट इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगी रोड, बताओ,
धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लोली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगी बच्चों, फास्टली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इनके रोड को अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन सस्पेंड करें तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। थर्ड बच्चों अपन देखते हैं अब बच्चों थर्ड है कि अगर इनके सॉल्यूशन को अपन एक यू ट्यूब में फिल करें और इस एक वन एंड के पास में अपन क्या करें, मैग्नेटिक पोल्स क्या करें अपन प्लेस करें। जैसे मान लो मैं मैग्नेटिक पोल प्लेस करता हूं तो क्या होगा कि ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे, और रिपेल होंगे तो इस साइड से क्या हो जाएगा बच्चों, जो वाटर है वो डिप्रेस हो जाएगा, इधर क्लाइंब हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिप्रेस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये पहले एक्चुअल पोजीशन थी, तो ये तो क्या होगा, डिप्रेस होगा इधर तो, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, राइज हो जाएगा। ये मैग्नेटिक पोल को यदि अपन इनके एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैं एक सॉल्यूशन फिल करूं, और अगर इसके एक एज के पास में अपन क्या करें, एक मैग्नेटिक पोल लेके जाएं, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक पोल के द्वारा क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे। इसी टाइप से बच्चों अपन क्या करें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन अगर मैं लूं और उसको क्या करूं मैं, ये एक्चुअल पहले वाली पोजीशन है, तो ये मैग्नेटिक पोल के द्वारा क्या होंगे बच्चों, अट्रैक्ट होंगे, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहां से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इसलिए इधर से ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो अगर अपन डिफरेंट जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस को अगर यूट्यूब में फिल करें और उसके वन एंड के पास में क्या करें अपन, एक मैग्नेटिक पोल लेकर जाएं, तो आपको पता है कि जो डायमैग्नेटिक है वो क्या होगा, रिपेल्ड होगा, ये फीबली अट्रैक्टेड होगा, इसलिए इधर राइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिपेल होकर इधर से डिप्रेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, ज्यादा राइज हो जाएगा। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे बच्चों, ये बच्चों अपने पास डायमैग्नेटिक हैं और ये अपने पास पैरामैग्नेटिक हैं। और ध्यान देना यहाँ पे, अगर इन सब्सटेंसेस को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं इस टाइप से, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रखें
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, रिपेल्ड होंगी और इसके अंदर से पास नहीं होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर से पास नहीं होंगी, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में अगर अपन ऐसा रखें, और बच्चों पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें से ऐसे पास हो जाएंगी कुछ, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ में प्लेस करें तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके अंदर से ही पास हो जाएंगे। मींस इनको जो पाथ मिलेगा वो कन्वीनियंट पाथ होगा इनके लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन क्या करें कि इनके पाउडर को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर अपन प्लेस करें, जैसे ये अपने पास है, ये मैग्नेटिक पोल है, ये N है और ये S है, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इनके पाउडर को प्लेस करें। अब इसके दो केसेस होते हैं बच्चों, अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ये रिपेल्ड होते हैं और इस टाइप से इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये N पोल है, ये S पोल है और ये बीच में से इस टाइप से दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और ये अगर फेरोमैग्नेटिक है तो ये बीच में से क्या होगा, ज्यादा दब जाएगा इस टाइप, ठीक है। और बच्चों अगर ये डिस्टेंस कम होती है तो रिजल्ट जस्ट कैसे हो जाते हैं, इसके अपोजिट हो जाते हैं। तो ये तो बच्चों अपन ने पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब बच्चों अपन देखेंगे BH कर्व और हिस्टैरिसीस कर्व फॉर मटेरियल्स, और कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन BH कर्व। पहली बात तो यह है बच्चों कि BH कर्व कौन से सब्सटेंसेस के लिए ड्रॉ किया जाता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में से क्या सभी के लिए ड्रॉ किया जाता है या किस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए ड्रॉ किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि BH कर्व it is drawn only for ferromagnetic substances। ये BH कर्व जो है बच्चों केवल कौन से सब्सटेंसेस के लिए ड्रॉ किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि H को चेंज करने पर B में एप्रिसिएबल चेंज आता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बहुत ही स्मॉल चेंज आता है और डायमैग्नेटिक के लिए तो चेंज आता ही नहीं है। इसलिए बच्चों ये जो BH कर्व ड्रॉ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ड्रॉ किया जाता है। दूसरा, अब ड्रॉ करने के लिए क्या डायग्राम अपन काम में लेंगे, सेम वही, यहां पर अपन एक सोलेनोइड लेंगे और इस सोलेनोइड के अंदर अपन क्या करेंगे, एक आयरन रोड प्लेस करेंगे वोल्टेज को और करंट को चेंज करने के लिए यहां पर रियोस्टेट लगाया गया है और पोलरिटी को चेंज करने के लिए यहां पे कम्यूटेटर लगाया गया है। दिस वन इज कम्यूटेटर।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन चेंज करेंगे तो क्या होगा, करंट चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कम्यूटेटर यहां पे लगाया गया है। आपको पता है बच्चों जो H होता है Ni, आपको पता है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है वो अपने हाथ में है। कंट्रोल इसका जो है वो कैसे है कि जैसे मैं करंट को इंक्रीज करूंगा H इंक्रीज हो जाएगा, करंट को डिक्रीज करूंगा तुरंत H डिक्रीज हो जाएगा, I की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा H की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मींस H जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में है। लेकिन B किस टाइप से चेंज होता है वो बच्चों अपन स्टडी करते हैं। तो देखो क्या होता है, ये B है और ये बच्चों H है। ध्यान देना, फर्स्ट अपन क्या करते हैं, H को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव रखते हुए H को इंक्रीज करते हैं और ये B के लिए इस टाइप का कर्व आता है बच्चों, ठीक है। OAB ये कर्व अपने पास आता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों वास्तव में B तो लीनियरली इंक्रीज होता है बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये I है और ये बच्चों B है। लेकिन कई बुक्स में ये लिखा हुआ यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सैचुरेशन। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स कांस्टेंट नोन एज मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो बच्चों ये जो B पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते हैं। अब यदि बच्चों अपन H को डिक्रीज करते हैं तो ये अगेन इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है, बजाय ये अपन को BC कर्व जो है ये इस टाइप से कर्व प्राप्त होगा। Means on decreasing value of H, B decreases, but when H becomes 0, B does not become 0 and some value of B retain, known as retentivity or residual magnetism। तो बच्चों ये जो OC है इसको अपन क्या बोलते हैं, OC को अपन बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। अब अगर H की डायरेक्शन को चेंज करके मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो यहां C पॉइंट पर क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0। तो बच्चों क्या कैसे, ये जो OC है इसको अपन बच्चों कॉर्सिविटी बोलते हैं। ये जो OC जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्सिविटी बोलते हैं। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वेयर intensity of magnetic field becomes 0, known as coercivity, and it denotes, it show magnetic hardness of the material। यानी जिस मटेरियल के लिए, जिस सब्सटेंस के लिए कॉर्सिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही मैग्नेटिक हार्ड होगा। मैग्नेटिक हार्डनेस से मतलब है उसको उतना ही मुश्किल से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उतना ही मुश्किल से वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटिक हार्डनेस को शो करता है। और बच्चों यहां पे ये जो डी पॉइंट है, ये जो ओडी है वो किसको बता रहा है बच्चों, कॉर्सिविटी को बताता है। तो ये ओसी जो है वो तो किसको बता रहा है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को, और जो ओडी है बच्चों ये किसको बता रहा है, कॉर्सिविटी को बताता है। और ई पॉइंट पर यहां पर अगेन मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है। ई पॉइंट पे अगेन मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब बच्चों इसकी वैल्यू को, एच की वैल्यू को डिक्रीज करते हुए लाते हैं तो यहां पर वापस अगेन जीरो हो जाता है।
और F पॉइंट प्राप्त होता है, फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करके वैल्यू को बढ़ाते हुए वापस लेते हैं, तो ये अपन को G, और इस टाइप से एक क्लोज्ड लूप जो अपन को प्राप्त होती है, और ये जो लूप होती है इसी को बच्चों अपन क्या कहते हैं, BH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। अब बच्चों कई बार इसको यही पूछता है कि व्हाट डू यू मीन, इसको हिस्टेरेसिस कर्व क्यों बोलते हैं, व्हाई BH कर्व इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, आपने क्या किया, H को इंक्रीज करते हुए चले, और यहां पे जब H मैक्सिमम हो गया उसके बाद भी B तो इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद जब आपने H को डिक्रीज करते हुए 0 कर दिया, लेकिन B जो हो रहा है वो 0 नहीं हुआ, फिर H की वैल्यू निगेटिव करने पर क्या हो रहा है, B की वैल्यू 0, मींस इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ध्यान देना बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetic field B lags behind magnetizing field. That is why it is known as hysteresis curve. In the process of magnetization and demagnetization, in the process of magnetization and demagnetization, intensity of magnetic field B always lags behind H. That is why BH curve is known as हिस्टेरेसिस कर्व। इसलिए बच्चों BH कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कॉर्सिविटी क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी क्या है, ये बच्चों आपको पता चल गया है। ठीक है, अब एक बार बच्चों इसकी डेफिनेशंस को मैं फिर बताता हूं। मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या है, इसमें 3 जो मेनली डेफिनेशंस है, 3 और 4 जो मेनली डेफिनेशंस है बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए, और क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दो, सबसे पहले अपन लेते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। द वैल्यू, ध्यान दें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I becomes constant known as मैग्नेटिक सैचुरेशन। दूसरी डेफिनेशन पूछता है बच्चों, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B which remain when magnetizing field H becomes 0 known as residual magnetism। इसके बाद कॉर्सिविटी क्या होती है, the value of magnetizing field H in opposite direction when intensity of magnetization, when magnetic field, ध्यान दें, value of magnetizing field H in opposite direction where intensity of magnetic field becomes 0, B becomes 0, known as coercivity, and it shows the magnetic hardness, मैग्नेटिक हार्डनेस को शो करती है बच्चों। ये ध्यान देना एक बार। तो
अब दूसरा, इस BH कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन B लैग्स बिहाइंड H, यानी मैं कहता हूं B जो है वो H की तुलना में लैगिंग करता है, धीरे चलता है, शिथिल चलता है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व कहा जाता है। धीरे धीरे चलता है, पीछे चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन ये देखते हैं कि हिस्टेरेसिस कर्व जो है अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। बार बार काम में आएगा अपने हिस्टेरेसिस लॉस और कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग, एनर्जी required for magnetizing is always greater than energy released in demagnetization. Difference of these two energy is known as hysteresis loss. Energy required for magnetization energy required for magnetization is always greater compared to energy released in demagnetization. Difference of these two energies is known as हिस्टेरेसिस लॉस। उसको क्या कहेंगे बच्चों? हिस्टेरेसिस लॉस कहेंगे। अब फिर ध्यान दो, एरिया ऑफ BH कर्व, ये जो BH कर्व का एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ BH कर्व रिप्रेजेंट्स hysteresis loss per unit volume of substance per cycle। तो बच्चों टोटल एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा? A इंटू वी इंटू एन। टोटल एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नंबर ऑफ साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे और E इक्वल टू बनेगा AVFT। इफ F इज द फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड एंड T इज द टाइम। तो बच्चों ये अपने पास फॉर्मूले बन गए किसके? हिस्टेरेसिस लॉस के। और ये किस में आएगा बच्चों? जूल में आएगा। और कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड करेंगे। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड करेंगे।
अब बच्चों अपन क्या करेंगे, BH और IH वक्र का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ BH एंड IH कर्व। BH और IH कर्व को कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन BH एंड IH कर्व। BH और IH कर्व में क्या करेंगे बच्चों, अपन कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट, एरिया ऑफ BH कर्व इज म्यू नॉट टाइम्स कंपेयर टू IH कर्व। एरिया ऑफ BH कर्व is mu naught times compared to, यानी BH कर्व का जो एरिया है वो IH कर्व के एरिया के कंपैरिजन में म्यू नॉट टाइम्स होता है। दूसरा, स्लोप ऑफ BH कर्व is mu naught, whereas slope of IH curve is 0 at magnetic saturation। मैग्नेटिक सैचुरेशन की कंडीशन में BH कर्व का जो स्लोप होता है वो तो बच्चों क्या होता है, म्यू नॉट होता है, और IH कर्व का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास दो डिफरेंसेस हैं BH और IH कर्व। अब बच्चों अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सॉफ्ट आयरन और स्टील के BH कर्व की अपन कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, अगर सॉफ्ट आयरन के लिए BH कर्व में ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और स्टील के लिए BH कर्व जब मैं ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस टाइप का है। ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये तो किसके लिए बच्चों, सॉफ्ट आयरन के लिए है, और ये किसके लिए है, स्टील के लिए। इन कर्व्स को कंपेयर करते हैं तो तीन चीजें सामने आती हैं। पहला, BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज नैरो कंपेयर्ड टू BH कर्व ऑफ स्टील, यानी ये तो बिल्कुल सकड़ा होगा, नैरो होगा, और ये कैसा होगा, ब्रॉड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ BH कर्व फॉर स्टील इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ BH कर्व ऑफ सॉफ्ट आयरन, और दैट इज व्हाई हिस्टेरेसिस लॉस इन स्टील विल बी ग्रेटर कंपेयर्ड टू सॉफ्ट आयरन। दैट इज व्हाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड बाय सॉफ्ट आयरन। किसके द्वारा बनाया जाता है इसको, सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों एक तो ये हुआ कि एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ BH कर्व फॉर स्टील इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ BH कर्व ऑफ फॉर सॉफ्ट आयरन। दूसरा, ध्यान दो बच्चों, यहां से सॉफ्ट आयरन के लिए
रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू स्टील। स्टील के लिए इतनी हो रही है ये और सॉफ्ट आयरन के लिए ज्यादा हो रही है। दूसरा, कोर्सिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज लेस कंपेयर्ड टू स्टील। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंस बच्चों आपको पता होना चाहिए। और डायग्राम बनाते समय भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि स्टील वाला जो कर्व है वो बी एक्सिस पे यहां पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो कम आना चाहिए बजाय सॉफ्ट आयरन के। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, तीन डिफरेंसेस हुए इसमें। पहला जो डिफरेंस है, एरिया ऑफ BH कर्व is more for steel compared to soft iron. Second, retentivity for soft iron is greater than retentivity for soft iron. Retentivity for soft iron is greater than for steel. Retentivity for soft iron is greater than for steel. Coercivity for soft iron is smaller compared to ये तीन डिफरेंस आ गए बच्चों इनमें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे। selection of material for different devices। अब बच्चों अपन देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, इनमें फर्स्ट आता है फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए अपन सिलेक्शन करें तो बच्चों आपको पता है कि अपनी परमानेंट मैग्नेट अगर अपन बनाते हैं तो अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो है मेरे पास, फर्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई ही कोर्सिविटी होनी चाहिए। हाई ही रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई ही क्या होनी चाहिए बच्चों, कोर्सिविटी होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर यही कंफ्यूज होता है और इसके लिए जो मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है बच्चों वो किया जाता है स्टील और एल्निको, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट का अलॉय जिसको एल्निको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्निको। अब यहां पर कंफ्यूज क्रिएट होता है। वो क्या कंफ्यूज क्रिएट होता है,
बच्चे केवल ये देखते हैं बच्चों स्टील का अपन ने सिलेक्शन किया, तो स्टील का जब अपन ने सिलेक्शन किया तो स्टील के लिए तो कोर्सिविटी कम होती है, सॉरी स्टील के लिए जो कोर्सिविटी होती है, रिटेंटिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन कोर्सिविटी क्या होती है? कोर्सिविटी तो स्टील के लिए ज्यादा होती है लेकिन रिटेंटिविटी कम होती है ना। रिटेंटिविटी फॉर स्टील इज लेस कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, ऐसे ही होता ना। लेकिन अपन को तो दोनों हाई चाहिए, लेकिन आपको पता है कि दोनों हाई इस मटेरियल में नहीं है, तो फिर अपन को कंप्रोमाइज करना पड़ता है किसके साथ? कि परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और इसलिए बच्चों क्या किया जाता है, इसको ध्यान में रखा जाता है और स्टील का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो चाहिए तो अपन को यही कि हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, जिससे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेट बने। और ठीक है बच्चों, एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रॉपर्टी क्या चाहिए बच्चों अपन को? लो रिटेंटिविटी और लो ही कॉर्सिविटी चाहिए, और इसके लिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। और फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर ट्रांसफॉर्मर में बच्चों क्या होता है कि उसकी जो कोर होती है वो बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होती है। क्या होती है? मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होती है। इसके लिए लो हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए, लो हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। और यही कारण है कि इसके लिए सॉफ्ट आयरन को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हुआ बच्चों सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, और इनके लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद बच्चों आता है एक टेंजेंट लो क्या है और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, ये अपन को देखना है। ये बच्चों आपके 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन के सिलेबस में है, तो 12th वाले स्टूडेंट्स अगर देखें तो इसको नहीं भी पढ़े तो अपना काम चल जाएगा। टेंजेंट लो क्या है? टेंजेंट लो ध्यान दे बच्चों कि अगर अपन क्या करते हैं, एक मैग्नेट को टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में सस्पेंड करें, ये बी है और ये बी एच है। जनरली टू मैग्नेटिक जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनमें एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बच्चों ये एन पोल है और ये क्या है मेरे पास एस पोल है, और इसकी जो डिस्टेंस लेंथ है बार मैग्नेट की 12 है, और इसको यहाँ सस्पेंड किया गया है। और सपोज करो कि ये वर्टिकल से यानी बी एच से थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बच्चों? इधर लगेगा एम इंटू बी एच और इधर लगेगा इस पे एम इंटू बी एच। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें किधर लगेगा बच्चों? इधर लगेगा, सॉरी एम इंटू बी, और ये एम इंटू बी, और इधर लगेगा बच्चों एम इंटू बी एच, और ये इधर लगेगा एम इंटू बी एच। और बच्चों ये कपल फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगी, और ये बनेगी 2l साइन थीटा, और ये बनेगी बच्चों 2l इंटू कॉस थीटा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आपको पता है कि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो मैं क्या कहूं बच्चों? mb इंटू 2l cos थीटा शुड बी इक्वल टू m इंटू बी एच इंटू 2l साइन थीटा। 2l एंड 2l कैंसिल, m एंड m कैंसिल, और b इक्वल टू बनेगा बी एच इंटू टेन थीटा। दिस इज नोन एज
tangent law. If a bar magnet is placed into perpendicular magnetic field and bar magnet remain equilibrium at an angle theta to BH, then B will be equal to BH tan theta known as टेंजेंट लो. और बच्चों जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है वो इस टेंजेंट लो पर ही बेस्ड है. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बच्चों, ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है और इसके ऊपर एक वर्टिकल कॉइल लगी होती है, वर्टिकल फ्रेम होता है और इस वर्टिकल फ्रेम पर वर्टिकल कॉइल लगी होती है. ये इसके टर्मिनल्स हैं. और बच्चों यहां पर क्या होता है, एक कंपास बॉक्स होता है जिसमें नीडल लगी होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है. ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, यहां पर ये जो फ्रेम है इसमें अपन क्या करेंगे, कोइल वाउंड करेंगे और इसमें करंट फ्लो करेंगे. आपके पास टू मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कोइल. तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस करेंगे और मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस करते ही इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कोइल बिकम्स इक्वल. और मैं कहूंगा बी तो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कोइल के द्वारा प्लेस किया जा रहा है. और ये अब बी इक्वल टू क्या लगाएंगे, बी एच टेन थीटा. और बी एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और बी की वैल्यू बच्चों होती है म्यू नॉट एन आई, कि किसी करंट कैरिंग कोइल के द्वारा उसके सेंटर पे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से दिया जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. और ये बन जाएगा बच्चों अपने पास बी एच इंटू टेन थीटा. और आई की वैल्यू बनेगी बच्चों 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट एन इंटू टेन थीटा. और आई इक्वल टू कहलाता है k tan theta, where k equal to 2r bh upon mu naught n. और ये कहलाता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट. क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है. और के की यूनिट वही होगी जो आई की यूनिट होगी, क्योंकि टेन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी. तो ये है बच्चों अपने पास टीजी. और ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट होता है.